Good morning, students. In our last class, we have discussed one application of Gauss theorem, right? Now, there are two more applications of Gauss theorem, uh, which are also very important. The second application of Gauss theorem we are going to discuss. In this, we are going to find the intensity of electric field due to an infinite plane शीट। इसके प्रीवियस केस में हमने एक 1D शेप कंसिडर किया था जिसको हमने लाइन चार्ज बोला था। तो इसके प्रीवियस केस में हमने लाइन चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट की थी, राइट। नाउ इस केस में हम एक 2D शेप कंसिडर कर रहे हैं, मतलब एक प्लेन शीट कंसिडर कर रहे हैं। उस प्लेन शीट के कारण हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। Okay, so we are going to derive an expression for the intensity of electric field due to a infinite plane sheet. So suppose this is an infinite plane sheet जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इस पर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो हमने एक प्लेन शीट कंसिडर की जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और जिस पर ये प्रेजेंट पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड हैं इस तरीके से, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन शीट। फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर अ शेप, राइट। जैसे इसके प्रीवियस केस में हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया था, सिमिलरली इसमें भी हम एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे और सिंस इसका जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट है, राइट, तो हम एक थोड़े से पार्ट के लिए इंटेंसिटी निकाल लेंगे और उसको इंटीग्रेट करके हम पूरे इनफाइनाइट शीट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो पहले हम एक थोड़ा सा पार्ट कंसिडर करते हैं। सपोज वी हैव कंसिडर्ड दिस मच पार्ट ओनली। यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया such that O be the center and this point be P. Similarly ये वाला पॉइंट हो गया P डैश, राइट, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल r। ओके, सो वी हैव कंसिडर्ड अ सिलेंडर इन दिस डायरेक्शन सच दैट उस जो सेंटर है वो हो गया O और O से P और P डैश तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली स्मॉल r। ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। जो electric field है that is working in this direction. Okay, now we have to find out the intensity of electric field due to an infinite plane sheet with this setup. Okay, so हमने ये कोई सिलेंडर है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इस डायरेक्शन में पास हो रही हैं। तो अगर हम सर्कुलर सेक्शंस की बात करें तो सर्कुलर सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, तो जो फ्लक्स होगा वो सर्कुलर सेक्शन के कारण तो डेफिनेटली होगा ही सही। ओके, अगर हम बात करें इस कर्व्ड सरफेस की, मतलब जो बीच वाला पार्ट है, तो बीच वाले पार्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही है, राइट, उसके पैरेलल हो रही हैं। तो जब पैरेलल हो रही हैं, परपेंडिकुलर नहीं हो रही हैं, इसका मतलब जो बीच वाला पार्ट है उसमें जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी जीरो, राइट। सो इन दिस केस जो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड होगा इस सिलेंडर के द्वारा वो ड्यू टू द बोथ द सर्कुलर सेक्शंस होगा, राइट, उसमें कर्व सरफेस का कोई भी रोल नहीं रहेगा। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स वी नो दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, और यहाँ पे हमने मान लिया कि इन दोनों सर्कुलर सेक्शन का जो सरफेस एरिया है वो हम मान लेते हैं ए। सिंस इट इज अ रेगुलर सिलेंडर तो जो इसका एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा, तो हमने मान लिया इसका एरिया कितना है ए, राइट। तो सो ये वाले सर्कुलर सेक्शन के लिए आ गया हमारे पास ई ए प्लस सिमिलरली इस वाले सर्कुलर सेक्शन के लिए भी हमारे पास आ जाएगा ई ए, और फ्रॉम हियर वी विल गेट फाई इज इक्वल टू 2e ए, राइट। इसमें हम कर्व सरफेस एरिया को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया से
जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं वो पैरेलल हो रही हैं, परपेंडिकुलर नहीं हो रही हैं, और सिंस परपेंडिकुलर नहीं हो रही हैं इसलिए उसका जो टोटल फ्लक्स होगा दैट विल बी 0. So give it equation number 1. Also by Gauss theorem we know that phi is equal to q by epsilon naught, right? ये चीज भी हमको पता है. इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों phi e के बराबर हैं, राइट? दैट इज ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हैं. सिंस दोनों का LHS इक्वल तो दोनों का RHS should also be equal. So we will equate both these equations. From here we will get 2EA is equal to Q epsilon naught. हमको वैल्यू चाहिए इस A की, तो हमने इस E को इधर ही रहने दिया और हम बाकी टर्म्स को नीचे भेज देंगे. So we will get Q by 2A epsilon naught. अब कल हम लोगों ने एक टर्म डिस्कस की थी, चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन डायमेंशन, राइट? इसके प्रीवियस केस में हमने एक 1D शेप कंसिडर किया था, इसलिए हमने वहां पर फॉर्मूला लिया था चार्ज अपॉन लेंथ, राइट? यहाँ पर हम एक प्लेन शीट कंसिडर कर रहे हैं, तो जब हम एक प्लेन शीट कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एरिया, राइट? सो चार्ज अपॉन एरिया विल बी इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी. वहां पर हमने लैम्बडा से डिनोट किया था क्योंकि वो 1D शेप था. यहाँ पे हम सिग्मा से डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये 2D शेप है, राइट? सो वी विल गेट सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A. तो इस Q बाय A की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा. सो दिस इक्वेशन वुड बिकम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, and this is the expression for the intensity of electric field due to an infinite plane sheet. Okay, एक infinite plane sheet के कारण जो intensity of electric field होगी तो उसके लिए this will be the expression that is sigma upon में 2 epsilon naught, where sigma is the charge density and epsilon naught is the absolute permittivity of the free space. Okay, so I hope the whole derivation is clear to all of you. Now the next topic is we have to find out the intensity of electric field due to a spherical shell. हमने एक spherical shell consider किया, उस spherical shell के कारण intensity of electric field क्या होगी that we have to calculate now. और इसमें भी spherical, suppose हमने एक spherical shell consider किया, इसमें भी 3 कंडीशंस आ जाएंगी. पहला, आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल. दूसरा, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल. एंड द थर्ड वन इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल. ओके, सो यहां से भी हमारे पास 3 कंडीशंस आ गई, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, सर्कमफेरेंस पर, और तीसरा inside the spherical shell. We have to calculate the intensity of electric field. Suppose this is our spherical shell, O be the center. सबसे पहले हम आउटसाइड वाला केस डिस्कस करते हैं. सपोज ये कोई पॉइंट है P. इस पॉइंट P पर, जो कि आउटसाइड है स्फेरिकल शेल के, इस पॉइंट P पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. ओके, हमने मान लिया इस स्फेरिकल शेल की रेडियस हो गई कैपिटल R. जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में वर्क कर रही है, और इस O से लेकर P तक की दूरी हमने मान ली स्मॉल r. ओके, सो कैपिटल R विल बी द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, और स्मॉल r जो हो गई, यहां से अगर मैं एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करूं तो O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई हमारी स्मॉल r. आई होप द फिगर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P ड्यू टू an spherical shell, right? So we know that by the definition of phi is equal to E dot ds, right? या हम इसको सिर्फ S लिख लेते हैं. phi is equal to E dot S. ऑब्वियसली यहां से अगर डॉट का साइन हटेगा तो ये आ जाएगा E S cos थीटा. नाउ
the surface of the spherical shell and the electric field both are working in the same direction, that is the theta between them is 0. So ये हो जाएगा E into S cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1. So we will get phi E is equal to E S, right? Now हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सर्कुलर स्फेरिकल शेल की. तो स्फेरिकल शेल का जो सरफेस एरिया होता है, स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट? यहाँ पर जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. दिस इज द formula for the surface area of the spherical shell, right? Now also by Gauss theorem we know that phi E is equal to Q by epsilon naught, right? फ्लक्स की गॉस थ्योरम से हमको पता है that phi E is equal to Q upon में epsilon naught, right? Now since ये भी phi के बराबर और ये भी phi के बराबर, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए. सो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लेते हैं, राइट? सो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट E into 4 pi r square is equal to Q by epsilon naught. सिंस आपको यहाँ पर E की वैल्यू निकालनी है तो आप ये वाली टर्म को नीचे भेज दोगे. सो यू विल गेट E is equal to Q by 4 pi r square into epsilon naught. अगर हम टर्म्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर दें तो we will get E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q by r square. This will be the expression for the intensity of electric field in a intensity of electric field due to the spherical shell outside the when the point is situated outside the spherical shell. ठीक है, जब वो point outside the spherical shell situated है उस केस में जो intensity of electric field होगी due to a spherical shell that will be equal to this. Okay. Now इसका second case हम discuss करें जब ये पॉइंट सर्कमफेरेंस पर सिचुएटेड हो. सपोज ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होकर इस स्फेरिकल शेल की सर्कमफेरेंस पर होता, यहाँ पर होता. ओके स्टूडेंट्स, दिस वी हैव टू टेक स्मॉल आर एंड दिस वी कैन टेक कैपिटल आर, राइट? बिकॉज यहाँ पे हमने बड़े वाले स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पे कैपिटल आर पुट कर दिया है, तो आप इसको कैपिटल आर मान लो और जो छोटा वाला स्फेयर है उसको हम स्मॉल आर मान लेते हैं, राइट? नाउ सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन व्हेन द पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड. सिमिलरली जब पॉइंट इनसाइड प्लेस्ड है ना, तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. तो जब ये सर्कमफेरेंस ऑफ द स्फेयर पे पॉइंट सिचुएटेड होगा उस केस में ये तो कांस्टेंट है तो ये तो सेम ही रहेगा. The total charge that will also remain same. केवल जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, इस कैपिटल आर में. ये कैपिटल आर नहीं होकर उस केस में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर. सो उस केस में जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट? सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड when the point is situated on the circumference of the spherical shell, where the only difference is that यहाँ पे कैपिटल आर रेडियस थी जब पॉइंट बाहर सिचुएटेड था और यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस है जब पॉइंट अंदर सिचुएटेड है. दिस विल बी द ओनली डिफरेंस. रेस्ट ऑल द थिंग्स विल रिमेन द सेम. ओके, तो आप जस्ट एक स्टेटमेंट लिख सकते हो that since rest of the things will remain the same, only the radius will change. So the expression for the intensity of electric field due to a spherical shell when the point is situated on the circumference of the spherical shell will be E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q by R square. Okay, now second case भी हो गया. अब हम बात कर लें थर्ड केस की. तो since we are talking about the spherical shell और आपको पता है कि किसी भी सॉलिड कंटेनर के अंदर, किसी भी सॉलिड शेप के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं हो सकती हैं, राइट? तो जब किसी भी सॉलिड शेप के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो ही नहीं सकती हैं तो किसी भी सॉलिड शेप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, राइट?
since the electric lines of force cannot pass through the solid shape, so the electric lines of force so the electric field inside the solid shape will be zero, and that's why the intensity of electric field inside the point in a spherical shell at any point will be zero, because वहाँ पे flux zero हो जाएगा क्योंकि electric lines of force pass हो ही नहीं पाएंगी. Okay, so this is the expression for the intensity of electric field when due to the spherical shell. तीनों केसेस में जब पॉइंट बाहर हो, सर्कमफेरेंस पर हो, और तीसरा जब inside the spherical shell ho, right? So I hope it is clear to all of you. Now our next topic is we have to derive Coulomb's inverse square law by Gauss theorem. ठीक है, हमको Coulomb's inverse square law derive करना है. Inverse square law by गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम की हेल्प से हमको कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ डिराइव करना है. ओके, सो सबसे पहले मैथमेटिकली समझते हैं कि हमको करना क्या है. गॉस थ्योरम से हमको पता है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ये चीज हमको पता है गॉस थ्योरम से. कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 by R square. This is the expression for the force acting between the two charges by Coulomb's law, right? इसका मतलब हमको ये पता है और इसकी हेल्प से हमको ये चीज डिराइव करनी है. ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्लियर है. हमको ये वाली इक्वेशन डिराइव करनी है इसकी हेल्प से. क्लियर? नाउ सबसे पहले हमको पता है इसके लिए हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं. सपोज दिस बी एनी पॉइंट O, और इससे एक डिस्टेंस हमने एक स्फीयर कंसिडर किया. इस पॉइंट P पर इसकी रेडियस हो गई स्मॉल r. इस पॉइंट पर इस पॉइंट P पर एक चार्ज है. लेट दैट चार्ज बी Q0. ठीक है, हमने सेंटर पे मान लिया एक चार्ज प्लस Q, और पॉइंट P पर हमने एक चार्ज मान लिया Q0, and the distance between O to P is small r. Okay, O से P तक की जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली स्मॉल r. तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर. राइट, ये चीज अभी हमने जस्ट डिस्कस की, दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at this point due to charge O will be 1/4 pi epsilon naught into Q by R square. और ये चीज हमने प्रूफ कैसे की? We know that phi E is equal to E dot S, right? यहाँ से अगर हम डॉट का साइन हटाएंगे, वेक्टर का साइन हटाना चाहें तो डॉट हटाकर हम यहाँ पे लगा देंगे cos थीटा. So it will become E as cos थीटा. नाउ जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में वर्क कर रही है. इसका मतलब जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0. सो वी विल गेट E इंटू एस इंटू कॉस थीटा. कॉस 0 इज 1, सो वी विल गेट E इंटू एस. सिंस ये जो शेप है वो कैसा है? स्फेरिकल. सो वी विल गेट फ्रॉम हियर E इंटू, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 4 पाई R स्क्वायर. ऑल्सो phi E is equal to Q by epsilon naught. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, so we will get E into 4 pi R square is equal to Q by epsilon naught. और यहाँ से हमारे पास E की वैल्यू आ गई. E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R square. Right? The same thing we have written here, that E is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R square. ये चीज अभी हमने जस्ट डिराइव की थी. अगर एग्जाम में ज्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स. अगर कम मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स यू हैव टू सॉल्व इट इन द फाइनल एग्जाम्स. ओके, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट E इज इक्वल टू F बाय Q0. राइट, हमको पता है डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से कि E is equal to F upon Q0, where this Q0 is the charge on the test charge.
टेस्ट चार्ज पर जो चार्ज है वो हो जाएगा Q नॉट, राइट। तो यहाँ से F इज इक्वल टू E इंटू क्यू नॉट। अब E की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, सो आई विल गेट F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर, and this is the expression for Coulomb's law, right? It is same as this equation. The only thing is that यहाँ पे आपको Q1 Q2 लिखा हुआ है और यहाँ पे Q नॉट लिखा हुआ है. So why is that so? यहाँ पे हमने मान लिया चार्ज Q1 Q2 है और यहाँ पे हमने दो चार्ज मान लिए Q और Q नॉट है. So it's like the same thing, right? So this in this way we can derive the Coulomb's inverse square law with the help of Gauss theorem. हमने यहाँ पे Gauss theorem अप्लाई की और Gauss theorem की हेल्प से हमने जो Coulomb's inverse square law है that we have derived, right? So in this way we can derive the Coulomb's inverse square law with the help of Gauss theorem, and it is also the important topic which can be asked in the exams. Okay, so this was the last topic of this chapter. From our next class we will start our chapter 2, that is electric potential and capacitance. Okay, so that's all for today's class, students. From the next class we will start the next chapter. Thank you.